मिसलेनियस एन फैक्टर्स का डिस्कशन किया था. miscellaneous 4, miscellaneous 5 and miscellaneous 6, राइट. हाँ, इसमें तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें miscellaneous 6 में डाउट आ रहा है. miscellaneous 6 में कहाँ डाउट आ रहा है पृथ्वीराज? Like, were you able to recognize what miscellaneous 6 case is? Yes, sir. Instead of just one oxidation cases, it is going through multiple ones. Correct. So when you look at that, you have to identify it by yourself. इसलिए -1 में भी है और 0 में भी जा रहा है. तो अब you need to know, in order to calculate n factor, you need to know कि कितने -1 में रह जा रहे हैं, कितने 0 में जा रहे हैं. Right? कितने एटम्स. तो उसके लिए बैलेंसिंग जरूरत है. बिना बैलेंसिंग के हम लोग n factor पे निकाल नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग करके पता करते हैं कि 16 क्लोराइड आयंस में से 2 और 2 इनटू 2 4 6 तो -1 में रह जा रहे हैं. Yes, sir. 10 में 1 का चेंज आ रहा है. Yes, sir. स्टेटमेंट हम देखा. तो यहाँ पर हम लोग को डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं. नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल. तो आउट ऑफ द 16 मॉलिक्यूल्स 6 में कोई चेंज नहीं है, 10 में 1 का ही चेंज है, तो n फैक्टर 5 का 8 आ जाता है. Oh, okay, sir. Yeah. Okay, sir. Now. देन कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए एज पार्ट ऑफ होमवर्क. HA2 होमवर्क असाइनमेंट 2 नहीं करा आप लोगों ने? HA2 कर लिया है. ठीक है. ऑलराइट. तो आज हम लोग रेडॉक्स हाइड्रेशंस का भी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. Redox titrations, how do we deal with them? एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे. बट उसके पहले ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का. Now, यहाँ पे नोटिस करना, what do we mean by volume strength of H2O2 solution? So it's a special concentration term to be used for H2O2 solution only, hydrogen peroxide solution. और concentration terms आपने पढ़ी है पहले इसके? Have you studied some concentration terms before? कौन सी टर्म्स होती थी? मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, मोलालिटी. ठीक है. तो वैसा ही एक यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बट ये स्पेसिफिकली H2O2 के लिए डिफाइन हो जाता है. नाउ इसका रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 11.2 टाइम्स मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. ठीक है. रिजल्ट आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है. अब जो ये रिजल्ट है ये कहाँ से आता है, उसका डेफिनेशन डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. पहले आप इतना कॉपी कर लो. ठीक है. फटाफट इतना लिख लो.
लिखा सबने? So done. सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे डेफिनेशन आप लोगों ने लिखा होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is the volume in liters at NTP of two gas liberated by 1 liter of solution upon self decomposition. What do I mean by this? तो एक H2O2 का solution जो है वो रखे रखे सेल्फ डिकम्पोज होता है into H2O and O2. डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन. तो 1 लीटर सोल्यूशन गिवन है यहाँ पर आपको that this is C molar and 1 liter. And C molar 1 liter मतलब C moles होगा इसके. कितना O2 देगा वो अपन एनालिसिस से कर सकते हैं. अगर इसके C moles होंगे तो O2 के 2 moles आ जाएंगे, है ना. और अगर मुझे इस मोल से इसका वॉल्यूम एट एनटीपी निकालना है तो आई मल्टीप्लाई बाय सिंपली 22.4. सो आई गेट दैट C into 11.2 और molarity into 11.2 इतना लीटर ऑफ O2 लिबरेट होता है. एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ. Hence the derivation of the formula that we studied just above. इसको भी लिखो. समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? Any question? नहीं, H2O2 में ऐसा कुछ खास इसलिए है दैट तो इसके पीछे का बैकग्राउंड आप समझने की कोशिश करो. दैट दिस कंसंट्रेशन टर्म is more defined from the perspective of a layman, because one of the common applications for which H2O2 is used is that ऑक्सीजन का उससे कितना आउटकम आएगा. Now for a like common person who does not understand about molarity ये सब नहीं पता, उसको किस तरीके से बताया समझाया जाता है कि ये H2O2 की 1 लीटर बॉटल ले जा, राइट. और इस पे जितना नंबर लिखा है, ठीक है, मान ले 10 भी लिखा है, तो इस बॉटल से 10 लीटर O2 गैस मिल जाएगा. ठीक है. सो दैट इज अ simplistic understanding which would not understand molality etc. would want to also not get there. तो उसको लेबल पे वही चाहिए ना जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ ये बॉटल से कितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा ये बता दो.
That's it. So these are some, you can say, more from the point of view of convenience or marketing designed concentration curves. लिखा सबने ये? डेफिनेशन पढ़ो ना हमें. व्हाट वाज द डेफिनेशन? इसी चीज को तो हम वीएस बोल रहे हैं. ठीक है. Alright. Now, given this understanding and given your knowledge from previous discussions, and also the knowledge of reactions, if not, then please go ahead and refer. And मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या रहेगा. क्या कह रहे हो पृथ्वीराज? डू वी नीड टू नो द अदर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट I2? हाँ, ऑफ कोर्स यू विल नीड टू नो ना. H2O2 किस में जा रहा है? अदरवाइज आपको H2O2 का इनफैक्ट कैसे पता पड़ेगा? लाइक यू अंडरस्टैंड दैट I माइनस से I रहा है. H2O2 का क्या हो रहा है? कब सीखोगे ये रिएक्शंस? कब आएगा तुम्हें केमिस्ट्री का नॉलेज? कुछ नहीं तो देख के ही आ जाओ यार. मतलब नहीं भी याद है तो आई एम नॉट सेइंग कि याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए. कम से कम वो जो मैंने भेजा है स्कैन, उसको एक बार टटोल लो, उसमें रिएक्शन ढूंढ लो. थोड़ा तो कष्ट करो.
आई थिंक शायद आपका आंसर करेक्ट हो सकता है सॉरी लेट मी चेक नॉट श्योर तुम्हारा तो नहीं सॉरी आपका आंसर तो किसी से नहीं मैच कर रहा है यश तुम्हारा भी तो ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है हाँ ठीक है दिशा तुम्हारा आंसर करेक्ट है नहीं पृथ्वीराज इसमें लाइक आयोडीन का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है ना I- से I2 में जा रहा है तो H2O2 का रिडक्शन होगा वो H2O2 से H2O में जाएगा -1 से -2 का चेंज तो आपको n फैक्टर तो लिखना आ ही गया होगा ना ठीक है n फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ये इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2 का n फैक्टर भी 2 है राइट इसको सॉल्व करके भी आंसर आ रहा है अब तुम लोगों ने कहाँ पे क्या गड़बड़ किया वो फिगर आउट करो बिकॉज आई बिलीव द क्वेश्चन वाज प्रीटी इजी ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ रिवाइज वगैरह नहीं करके आ रहे हो ठीक है समझ में आया बाकी सबको भी कहाँ क्या गड़बड़ करी आगे बढ़े चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर फिर से रिएक्शन एक्सपेक्टेड है आप लोगों से
आ रहा है कुछ आंसर? नहीं प्रथमेश, नॉट करेक्ट। हाँ स्वांटी आपका करेक्ट है। हाँ, ठीक है तुम्हारा राइट दिशा, राइट यश। इसमें लेट्स से सी इज द मोलारिटी एंड जो सोल्यूशन था उसको 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो मोलारिटी 1/4 हो जाएगी। एंड देन उसका 20 ml लेकर रिएक्शन करा दिया तो इक्विवेलेंस इक्वेट करेंगे। और इक्विवेलेंस इक्वेट करने के पहले रिएक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए कि MnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2O2 विल गो टू O2। एन फैक्टर्स आपके सामने हैं, इक्विवेलेंस आपने इक्वेट कर लिए, उससे आपको सी का आंसर 5.7 5.6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? क्लियर है? एनी क्वेश्चंस इन दिस?
ठीक है. All right, so now let's move on to redox titrations. Now, as such, NCERT में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बेसिक्स पढ़ोगे, तो ये पार्ट नहीं आता है. लाइक जो पिछला वाला पार्ट है वहीं तक आपका चैप्टर रहता है in terms of balancing redox reactions, calculating n factor, solving for equivalents. Those are the basics, and analysis of reaction भी उन्हीं का आपको मिल जाता है. However, redox titration is going to be important from a JEE advanced perspective because it is more application of the same equivalence concept only in slightly difficult manner. यहाँ पर you will find that instead of one reaction there are multiple reactions that are happening, and the entire question will be done in a titration manner. Like एक known solution होगा, एक unknown solution होगा, and based upon the indicator and equivalence point we'll try to get an idea of the concentration of the unknown solution. This is what we had also studied about titration in acid base chapter, ionic equilibrium. तब हमने acid base titrations करे थे. यहाँ पर हम लोग redox titrations करेंगे एक reducing agent और oxidizing agent के बीच में. Now while discussing this, यहाँ पे आपने notice किया होगा that upfront मैंने ये एक यहाँ पर important note या disclaimer लगाया हुआ है, which is to highlight that जो examples मैं आपके साथ अभी discuss करूँगा as part of notes, वो आप ध्यान में रखना. Don't forget these examples. These are important examples found in almost every textbook. ठीक है. So पहला आप notice करना, we'll start with simple redox titration only. ठीक है. And कुछ इस तरीके के examples ही start करेंगे for better understanding. Right? हाँ. Like given this मैं आपको context देता हूँ कैसा रहेगा. यहाँ पर H2O2 का solution रखा हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है उसका, बट मोलारिटी नहीं पता है, वो हमको निकालना है. कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? एक KMnO4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 मोलर का यूज करें और इसको हम लोग ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप माने में ऐड करेंगे. नाउ कब तक ऐड करेंगे? तब तक जब तक KMnO4 पूरे के पूरे H2O2 को कंज्यूम नहीं कर लेता. Like that will be your equivalence point or end point of the reaction. ठीक है. अब वो पता कैसे पड़ता है कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गया? तो उसके लिए like यहाँ पर KMnO4 itself acts as a self indicator. How does it work as a self indicator? तो उसके लिए you know that KMnO4 is a purple colored solution, right? तो ये purple colored solution का ड्रॉप हम इसमें डालते हैं H2O2 solution में, तो वो purple कलर फेड हो जाता है. क्यों? क्योंकि KMnO4 पूरा कंज्यूम हो जाता है. फिर हम नेक्स्ट ड्रॉप डालते हैं, वापस से वो स्टर कर KMnO4 का वो जो पूरा का पूरा फेड होगा क्योंकि KMnO4 कंज्यूम हो जाता है. एंड ये ड्रॉप हम डालते रहते हैं जब तक उसका कलर फेड होता रहता है. देन कम्स अ पॉइंट जहां पर अब हम जब ड्रॉप डालते हैं, व्हाट वी फाइंड इज दैट द कलर डज नॉट फेड. तो वो डिस्पर्स होके एक लाइट पिंक शेड दे देगा सोल्यूशन को, बट कलरलेस नहीं होता, गायब नहीं होता. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट उस पॉइंट पर ये H2O2 पूरा खत्म हो चुका होगा, लाइक उसके पहले ही खत्म हो चुका होगा, एंड जो ड्रॉप हमने डाला है दैट वुड हैव बीन एन एक्सेस ड्रॉप. So you notice the reading of KMnO4 and then comment it as the equivalence point reading. वो reading आपको पता पड़ जाएगा, and based upon that reading अब आप यहाँ पर equivalence equate कर दो, right? ये आपने experimentally निकाल लिया, उससे AC unknown समझ में आ जाएगा. ठीक है. समझ में आया कैसे होता है ये simple titration, box Yes, sir. titration? Yes, sir. सर ठीक है, इतना लिखो. तो मैं इस नीचे का भी कॉपी करवाता हूँ.
लिख लिया ये? अरे इसके ऊपर ये तुम आयोनिक इक्विलिब्रियम में तो लिखे थे यार, सेम चीज बार बार क्यों लिखते हो? जनरल डेफिनेशन है रिडॉक्स टाइट्रेशन का। Done, sir. ये इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, यहाँ तक का क्वेश्चन तो ये तो कॉपी कर ही लिया था ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन जो कैसे सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। रिएक्शन भी दिखा दो ना। नहीं दिखाऊंगा मैं, अब भी 2 मिनट पहले इस पर एक सवाल सॉल्व किया था। तो मतलब गजब ही गजनी हो यार, सेकेंड्स में तुमको मेमोरी लॉस होता है क्या? H2O2 और KMnO4 का रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं, या तुमको ऐसे एकदम लाइक माइंडलेसली कॉपी करना है? लिखा सबने ये? सर एक मिनट प्लीज। चलो इसका आंसर दे दो। Is anyone able to give an answer to this? Think about this. All right. क्या रहेगा इसके लिए? करेक्ट, क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा ना KMnO4, so that will be like a parallel redox reaction which we don't want. We want KMnO4 to react only with H2O2. However, in case of H2SO4, sulfur already अपने highest oxidation state में है, so that will not be a side reaction. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे फटाफट फटाफट। अगेन रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको पता होगा। आंसर मुझे बताओ क्या रहेगा। ऊपर वाला कॉपी कर लो जब तक।
ऑलराइट, क्या आया इसका आंसर? थर्टी 33.33 ml आ रहा है। ठीक है, इसमें जो याद रखने के लिए है, नॉट द कैलकुलेशन एज सच, आई वाज होपिंग कि वो तो आ ही जाएगा आपको आसानी से। ये डाइक्रोमेट आयन और जो उसका प्रोडक्ट आयन है उसका कलर ध्यान में रखना। Cr2O7 वैसे तो आपको ये इनऑर्गेनिक में बाद में कराएंगे भी सही, जब आप सॉल्ट एनालिसिस या डी ब्लॉक ऑफ कंपाउंड्स पढ़ोगे, ठीक है, बट यहाँ पे भी ध्यान रखो रिडॉक्स टाइट्रेशन में डाइक्रोमेट आयन जो होता है दैट इज ऑरेंज इन कलर, एंड जो इसका प्रोडक्ट है Cr3+ आयन दैट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, फटाफट फटाफट कॉपी कर लो इसको। Then I will talk about another example of simple titration called as iodimetric titration. And again, ध्यान में रखना है, the important examples. लिखा सबने? ऑलराइट, अब ये नोटिस करना आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ I2। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, how this titration would work is iodine, that will be the unknown, is estimated using something called as hyposolution, standard hyposolution, sodium thiosulfate भी बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता होगा, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका हम लोग एडिशन करेंगे इन द ब्लैक और डार्क पर्पल I2 सॉल्यूशन। इससे ये I- और सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, टेट्राथायोनेट आयन बनता है, एंड ऑल दीज आर कलरलेस स्पीशीज। ठीक है, इस टाइट्रेशन में स्टार्च विल बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। हाउ विल दैट वर्क, वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इतना कॉपी कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा अपने लिए, मैंने अगेन हाईलाइट कराया हुआ है आप लोगों को इन योर लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अभी आप इसका काफी यूज देखोगे। फटाफट फटाफट देखो।
लिख लिया सबने? अब इसमें नोटिस करना स्टार्च एज एन इंडिकेटर कैसे यूज होता है. So starch has a property to combine with I2, even if it is in small quantities. If it combines well with the I2, and as a consequence, it produces a dark colored complex, right? So we keep on adding H2O3, 2 minus, drop by drop. I2 कंज्यूम होता जाता है एंड इवेंचुअली, ठीक है, जब I2 कंज्यूम होने वाला होगा उसके पहले भी, इवन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ I2 इज देयर, ये डार्क कलर्ड सोल्यूशन दिखेगा. ठीक है, बट एज सुन एज दैट स्मॉल क्वांटिटी आल्सो is consumed by H2O3 2 minus, right, then the solution becomes colorless and we will know कि end point आ गया है. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एक डार्क कलर्ड सोल्यूशन को अचानक से कलरलेस बनाएंगे बाय यूजिंग दिस हाइपो सोल्यूशन. तब हम लोग फिर प्रॉब्लम नोट करेंगे और फिर इक्विवेलेंट्स इक्वेट करके आंसर करेंगे. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? एज एन क्वेश्चन क्या, टाइट्रेशन आईओडी Yes. मेथड. Yes. ठीक है, लिख लो उसको. Alright, देखा आपने? कितना लिख लिया सबने? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो.
ऑलराइट, कुछ आया इसका आंसर? Right, so the correct answer is coming out to be B option, 500.3. स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मीडियम का ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा भी है एसिडिक में MnO4 माइनस Mn2 प्लस जा रहा है, यहाँ पर MnO4 माइनस MnO2 जा रहा है न्यूट्रल मीडियम में। क्या कह रहे हो गौरव? ओरिजिनल जे में वो रिड्यूस वाला तो अच्छा, ये कई बार दे भी दे देते हैं, देखो कई बार दया खा जाते हैं, कई बार नहीं देते हैं। मतलब इनफैक्ट लाइक जे एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईवाईक्यूज देखोगे तो भी कि MnO4 कौन सी स्टेट में गया है, मतलब दैट हैज बीन अ क्वेश्चन, लाइक आपसे एक्सपेक्टेड है ये सब पीस ऑफ नॉलेज। So now let's look at double titration. तो double titration notice करना, what do we mean by double titration? So as the word suggests, there are two steps of titration that are going to happen. And the reason why we say two steps are going to happen is because it is difficult to observe the equivalence point of the first step. कैसे आप यहाँ को ऑब्जर्व करना? So say there is this example, iodometric titration or indirect estimation of I2. तो इसमें पहला स्टेप है that you have an unknown solution, ठीक है, एंड I माइनस के साथ में उसको रिएक्ट कराता है, ठीक है। As a consequence, I minus, it is acting as a reducing agent, it itself oxidizes to I2 and whatever is the reduced form of the unknown. अब प्रॉब्लम कैसा है इस टाइट्रेशन में? ये जो I2 है that is dark in color, so from the start of the solution itself, like जैसे मैंने ये I माइनस डालना शुरू करा, ठीक है, सोल्यूशन का कलर डार्क होने लग जाता है एंड इट्स नॉट आल्सो दैट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, उसके पहले ही ये डार्क होना शुरू हो जाए। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस
इसका एंड पॉइंट क्या होगा वो मैं एक्सपेरिमेंटली व्यू नहीं कर पा रहा। कलर चेंज जो है वो मेरे काम का बचा नहीं अभी, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग से डार्क कलर दिखने लग गया। तो अब हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी ऐड आई माइनस इन एक्सेस। ठीक है, हम लोग आई माइनस को एक्सेस क्वांटिटी में ऐड करें। ऐसा करने से क्या होगा, वी इंश्योर कि पूरा का पूरा अननोन जो है वो रिएक्ट हो गया एंड I2 बन गया। ये हमने इंश्योर कर दिया, आई माइनस को एक्सेस में डाल। अब फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप करेंगे जिसमें हम लोग ये जो प्रोडक्ट बना है I2, इसको टाइट्रेट करेंगे हाइपो सोल्यूशन के साथ में यूजिंग वही स्टार जैसे इंडिकेटर जो हमने अभी पिछले एग्जांपल में नोटिस किया था, पिछले आयो आयो डी मैट्रिक टाइट्रेशन में। अभी भूल जाता हूँ नाम, मुझे भी कंफ्यूज करते रहते हैं बार बार, IO2 IOD, बट ठीक है मेरा कंफ्यूज करके तो हो गया, आपको याद रखना है। IO2 इज फॉर इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। तो ये I2 जो प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड वही इसका इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना आसान होता है। इसका इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा, ठीक है, जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें मैं इक्विवेलेंट ऑफ अननोन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन से मैं इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ ये सेकंड वाला तो क्या है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये एंड पॉइंट डिटरमाइनेबल है, तो ये इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो पता पड़ जाएगा, उससे इक्विवेलेंट ऑफ I2 पता पड़ जाएगा, उसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा और उससे मुझे इक्विवेलेंट ऑफ अननोन पता पड़ जाएगा। और आई कैन लाइक से इट इन अ मच इजियर मैनर कि अगर I2 का इन फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है तो हम लोग अननोन के और हाइपो के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया डबल टाइट्रेशन क्या हो रहा है? The underlying concept is same only. It's just that यहाँ पर दो steps में हम titration complete कर रहे हैं because पहले वाले का end point is difficult to observe. ठीक है, इतना कॉपी करो, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, क्या डाउट है? We can't use any other element other than iodine so that the complete, हाँ, अरे ऐसा थोड़ी ना है कि जानबूझकर मैं फोर्सफुली I2 यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये तो मैं बता रहा हूँ कि देर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे सिंपल टाइट्रेशन काम कर जाता है, एक ही रिएक्शन कराना है, एक रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाता है। बट ये मैं क्या बता रहा हूँ दैट देर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पर देर इज दिस जेन्युइन प्रॉब्लम दैट कम्स अलॉन्ग कि पहले स्टेप का एंड पॉइंट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो अब उसका वर्क अराउंड क्या है? तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट and we are putting it under the heading called as double titration.
ठीक है। कितना लिखा सबने? नीचे स्क्रॉल कर दो। Wait, sir. द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट स्टेप इज दैट थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये कलरलेस है और आई माइनस भी कलरलेस होता है, बट इसका मैंने पहला ड्रॉप डाला, यहाँ पर I2 बना, तो सोल्यूशन में कुछ लगेगा कि ये लाइक कलर आ रहा है, एंड मैं 2-4 ड्रॉप और डाल दूंगा, 5-7 ड्रॉप और डाल दूंगा, तो उसके बाद तो लाइक I2 अपना डार्क पर्पलिश कलर लाइक सोल्यूशन में दिखाने लगेगा। बट लेट से जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो तो 50 ml या 50 ड्रॉप्स डालने के बाद आ रहा हो, तो मुझे पता ही नहीं पड़ा ना, पहले सोल्यूशन डार्क हो गया। समझ में आया प्रॉब्लम? अभी तक तो लिख लिया होगा ना, अब सेकंड स्टेप लिख लो। लिखा ये वाला भी? So wait.
Done, sir. ठीक है, ये वाला भी पॉइंट लिख लो एंड साथ ही साथ फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ ठीक है गौरव, आपका करेक्ट है आंसर। कैसे चलेंगे इसमें? H2O2 AI के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके I2 बना रहा है। That's the first reaction. Now, from this we understand equivalent of H2O2 is equivalent of I2. Then उसके बाद बोला जा रहा है कि जो I2 है वो अब H2O3 2 माइनस के साथ में रिएक्ट करके I माइनस एंड SO4 2 माइनस बना रहा है, एंड इन बोथ दीज रिएक्शंस लाइक I2 का इनफैक्टर सेम ही है, लाइक दोनों में 2 ही है। सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 2 माइनस, right? And then if we equate the equivalent of H2O2 and H2O3 2 minus, we'll get the answer as 1. ठीक है, ये यहाँ पे नोटिस करना ना, H2O3 2 minus SO4 2 minus में जा रहा है, नॉट द टेट्राथायोनेट आयन। क्वेश्चन में वो हेल्प दिया हुआ है।
ठीक है, तो एन फैक्टर्स वगैरह आई होप ये एन फैक्टर्स आप निकाल चुके हो, मतलब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड देन द एन फैक्टर, राइट। आई होप लास्ट 2-3 क्लास में इतना प्रैक्टिस है कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ ठीक है सॉन्टी, आपका आंसर करेक्ट है। आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 होता है। राइट, सो इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है एन फैक्टर अलग अलग होगा। पहले रिएक्शन में कितना एन फैक्टर है आयोडीन का? इन दिस रिएक्शन व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ आयोडीन?
हुआ नहीं, सर 5 है। ये तो IO3 माइनस हो गया ना। दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल, दिस इज कॉम प्रपोर्शनेशन ना। कौन याद दिलाएगा? मैं तो आऊंगा नहीं फुसफुस करने काम में। कॉम प्रपोर्शनेशन है भाई, कॉम प्रपोर्शनेशन उनको याद करना पड़ेगा ना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई। You will have to identify. Do you know you is who? ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो है उसमें तो n फैक्टर 2 होगा, राइट? तो यहाँ पर अब नोटिस करना, इक्विवेलेंस ऑफ KiO3 is equal to equivalence of I2 है, एंड यहाँ पर भी इक्विवेलेंस ऑफ I2 is equal to equivalence of H2O3 2 minus है, बट यू कांट इक्वेट द टू इक्विवेलेंट्स। यहाँ वाले इक्विवेलेंट्स और यहाँ वाले इक्विवेलेंट्स I2 के अलग अलग हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट n फैक्टर, बट व्हाट यू कैन ऑलवेज इक्वेट आर द मोल्स। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइट equating the equivalents we can equate the moles। यहाँ पर आप लोग मोल्स ऑफ I2 निकाल लो और यहाँ पे मोल्स ऑफ I2 निकाल के इनको इक्वेट कर दो, एंड उससे आपका फिर आंसर आ जाएगा 750 ml। ठीक है, समझ में आया ये? इज दिस क्लियर? कैसे कैलकुलेट करना है ये? अगर n फैक्टर सेम नहीं हो ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ I2, इक्विवेलेंट इक्वेट मत करना, मोल्स इक्वेट कर लेना। मोल्स इक्वेट करने के लिए यू विल हैव टू देन put that effort in। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट इन दिस? चलो ठीक है देन, तो आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफी है। कॉपी कर लिया सबने? So can you scroll down a bit more? इतना सही था बस। Done, sir. Thank you. और किसी का कुछ कॉपी करना बाकी रह गया? सर स्टार्टिंग वाला दिखा सकते हो? सर थोड़ा नीचे। और नीचे? डन सर, थैंक यू। सर हाँ, सर रिडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल दिखा दो ना। ये वाला सिंपल रिडॉक्स। यस सर। सर थोड़ा स्क्रॉल करो ना। नीचे यस सर, आंसर सेकंड एग्जांपल भी दिखा।